नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो नई दिल्ली से आ रही है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ऑर्पो बुधवार 18 फरवरी 2026 को नई दिल्ली पहुंचे। उनकी 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में भाग लेना बताया जा रहा है। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने किया। प्रधानमंत्री ऑर्पो 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें डिजिटलकरण, शिक्षा और स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। उनके साथ 22 कंपनियों का उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी है। 19 फरवरी को ये भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जो भारत फिनलैंड साझेदारी को एआई, नवाचार और सुरक्षित उपयोग के क्षेत्र में मजबूत करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के एक दिवसीय दौरे पर हैं। उनके दौरे का जो मुख्य उद्देश्य है वो केंद्र मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर है। दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच वो कोलकाता पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा मायापुर रवाना हो जाएंगे। इस अवसर पर वो गौड़ीय वैष्णव परंपरा के प्रमुख आध्यात्मिक आचार्य भक्ति सिद्धांता सरस्वती की 151वीं जयंती समारोह में भी शिरकत करेंगे। मंदिर परिसर में लगभग 2 घंटे के प्रवास के दौरान वो आरती में भी भाग लेंगे और एसी भक्ति वंदना स्वामी भपूपंदा को पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। संभावना है कि गृह मंत्री साधु संतों से संवाद करेंगे और धार्मिक तथा सांस्कृतिक सभा को संबोधित भी करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए नदिया जिला पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है और पूरे क्षेत्र में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी ने भारत की स्टार निशानबाज और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में मनु भाकर के समर्पण, अनुशासन और आत्मविश्वास को युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया है। साथ ही उन्होंने ईश्वर से ये कामना की है कि मनु हमेशा स्वस्थ, ऊर्जावान और दीर्घ आयु रहे और तिरंगे का जो मान है वो हमेशा बढ़ाती रहे, विश्व मंच पर हमेशा बढ़ाती रहे। मुख्यमंत्री सैनी के इस संदेश ने हरियाणा की बेटी मनु भाकर के प्रयासों और उपलब्धियों को सार्वजनिक मान्यता मिली है। इससे नई दिल्ली से अगली खबर आ रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति आज 18 फरवरी से भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं। ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है और 22 फरवरी तक ये पूरी यात्रा चलेगी। राष्ट्रपति लूला के साथ अब तक की सबसे बड़ा ब्राजीलियाई प्रतिनिधिमंडल भारत आया है, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री और सैकड़ों उद्योग जगत के प्रतिनिधि इस पर शामिल होंगे। वो 19 और 20 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित दूसरे इंडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन में भाग लेंगे। 21 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला के बीच मुख्य द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल ढांचा और वैश्विक दक्षिण के सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी। यात्रा के दौरान वो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के शुभारंभ पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं केवल शैक्षणिक योग्यता का मूल्यांकन नहीं, बल्कि ये छात्रों के धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की भी परीक्षा होती है। मुख्यमंत्री विश्वास जताया कि वर्ष भर का गठित परिश्रम छात्रों को सकारात्मक परिणाम अवश्य देगा और मां सरस्वती की कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी। आज 18 फरवरी 2026 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं राज्य भर में शुरू हो गई हैं। पहली पाली में 10वीं के लिए हिंदी और दूसरी पाली में 12वीं के लिए
सामान्य हिंदी का पेपर आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष कुल 43.37 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। सभी 8033 केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और कड़े सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए हैं। छात्रों को एडमिट कार्ड और फोटो आईडी साथ लाना अनिवार्य है, जबकि मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कल समिट में लगभग 2,50,000 लोग इस पर शामिल हुए हैं, जिनमें अधिकतर युवा थे और औसत उम्र 30 साल से कम थी। उन्होंने बताया कि भारत में एआई का इस्तेमाल एजिंग, असल दुनिया की समस्याओं को हल करना, इंटरप्राइज में प्रोडक्टिविटी सुधारने और स्वास्थ्य, कृषि तथा जलवायु परिवर्तन जैसी जनसंख्या स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उपस्थिति विशेषज्ञों से रिक्वेस्ट की है कि एआई सुरक्षित बनाने के लिए ठोस सुझाव दें। उनका कहना है कि ये तकनीक मानव लाभ के लिए इस्तेमाल होने वाली चाहिए और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो असंतुलन बिगाड़ दे। इस अवसर पर मंत्री ने एआई को एक बेहतरीन टूल बताते हुए इसके सकारात्मक और सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया है। Large numbers at 8:30 in the morning. Yesterday we had about 250,000 people, mostly young. The average age was, I think, below 30, attending the AI Expo and the entire exhibition area. It was phenomenal response. When I interacted with the young minds, I was so surprised at the optimism that most of the young people expressed towards this opportunity which is coming for them. Initially I was a bit apprehensive, but looking at their optimism, I am feeling really hopeful for a totally new future for our country and for the world. We in India are very focused on AI in the edge, AI for use cases, AI for solving real world problems, AI for improving the productivity in the enterprises, AI for population scale problems like healthcare, like agriculture, like climate change. These are the things that we are focused here. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में इस्तेमाल करना चाहते हैं, न सिर्फ खाली तकनीक में उलझना है। ये उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत फोकस एआई के प्रैक्टिकल उपयोग पहलुओं पर है, जैसे उद्योग की उत्पादकता बढ़ाना है। वैष्णव ने कहा कि एआई के गलत इस्तेमाल जैसे डीपफेक न्यूज को खतरे के रूप बताया है और कहा है कि उसका नियंत्रण आवश्यक है, उसको नियंत्रण में करना बेहद आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून काफी नहीं है, इसके लिए टेक्नो लीगल तकनीक कानून उपयोगों की जरूरत है, ताकि नुकसानदेह कंटेंट और गुमराह करने वाली जो चीजें हैं उन्हें रोका जा सके। सुरक्षित और मानव लाभकारी एआई पर उन्होंने जोर दिया है। ये अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान भी सामने आ रहा है। भारत ने 30+ देशों के साथ एआई के जिम्मेदार उपयोग पर बातचीत की है, ताकि गलत जो प्रयोग हो रहा है डीफेक्ट्स को रोकने के लिए वैश्विक समाधान मिल सके। एआई से सारी जो समस्याएं हैं वो हल होंगी। सुरक्षित और मानव लाभकारी एआई पर जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि अगले 2 सालों में एआई में लगभग 200 बिलियन तक निवेश की उम्मीद भी जताई जा रही है और भारत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जीपीयू क्षमता आदि को भी तेज करता है। नागालैंड के जुकोउ घाटी में जंगल की आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना लगातार कोशिश कर रही है। MI-17V5 हेलीकॉप्टर पदुमपोखरी झील दीमापुर से पानी भरकर जफ्फू पीक के पास खड़ी ढलानों पर गिरा रहे हैं। इस ऑपरेशन में खराब विजिबिलिटी और तेज हवा जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर के अन्य मुश्किल इलाकों में भी हवाई आग बुझाने के मिशन जारी है। अरुणाचल प्रदेश के वालोंग में कुल 1,29,800 लीटर पानी गिराने का प्रयास से आग को थोड़ा काबू में पाया गया है और वायुसेना की ये लगातार कार्रवाई जंगलों को सुरक्षित रखने और नुकसान कम करने की दिशा में एक बेहद अहम कदम मानी जा रही है। नागालैंड की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इलाके में हवाई आग बुझाने का जो मिशन है वो जारी है। लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नागालैंड से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस ऑपरेशन में खराब विजिबिलिटी और तेज हवा जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के अन्य मुश्किल इलाकों में भी हवाई जो सेवा है वो आग बुझाने के मिशन में लगातार लगी हुई है। इलाकों में हवाई आग बुझाने का जो मिशन है वो लगातार जारी है। नागालैंड के जुको घाटी में आग लगी है, जिसके चलते हवाई सेवा से आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के वालोंग में कुल पानी गिराने का जो प्रयास है वो भी जारी है और आग को काबू में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वायुसेना लगातार कार्रवाई कर रही है और जंगलों को सुरक्षित रखने और नुकसान कम करने की दिशा में एक बेहद अहम कदम उठाया जा रहा है। कौशाम्बी से अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में आज दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय हवाई पर एक बड़ा हादसा हुआ है। जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र के लोहदा मोड़ के पास दिल्ली से कोलकाता जा रहा मोबिल ऑयल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और हवाई टेंशन बिजली लाइन के खंभे से टकरा गया। टक्कर के बाद शॉर्ट सर्किट होने से टैंकर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें 100 फीट से ऊंची उठी और पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने हाईवे पर यातायात रोक दिया है, जिससे करीब 10 से 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर थोड़ा काबू पाया है। राहत की बात यह है कि टैंकर का ड्राइवर और खलासी समय रहते कूदकर उन्होंने अपनी जान बचा ली है। हालांकि वो मामूली रूप से झुलस गए हैं। कौशाम्बी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें 100 फीट से ऊंची उठी थी। इलाके को सुरक्षा के लिहाज से इलाके में घिराव कर दिया गया है। आसपास का जो भी इलाका है उस पर घिराव कर दिया गया है। आग की लपटें हम आपको बता रहे हैं कि 100 फीट से ज्यादा ऊंचे उस पर उठी है। ऊपर मोबिल टैंकर पलट गया, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है और ये भीषण आग लग गई है। हाईवे पर काफी समय के लिए जो जाम था वो प्रभावित हुआ है, यातायात प्रभावित हुआ है। जाम लगने की जो खबर है वो सामने आ रही है। काफी समय तक लंबा जाम लगा हुआ था। मोबिल टैंकर पलटा है, जिसके चलते ये भीषण आग लग गई है। कौशाम्बी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहत की बात ये रही कि जो टैंकर का ड्राइवर और खलासी थे वो समय रहते कूदकर सुरक्षित बच गए। समय रहते वो जो ट्रैक्टर था उससे कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि मामूली रूप से वो झुलस गए हैं, मामूली रूप से वो घायल हो गए हैं। कौशाम्बी से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां और लोग आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लपटें हैं वो 100 फीट ऊंचा ऊपर तक उनकी लपटें ऊपर हुई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की जो लपटें थी वो 100 फीट से भी ऊंची उठी थी। आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। दमकल की गाड़ी और प्रशासन की तरफ से लगातार आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। भरूच से बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पिटीशन भेजकर अमेरिका और इंडिया के बीच हुई ट्रेड डील को रद्द करने की मांग की है। पार्टी ने इसे देश की सर्वेनिटी और अहम सेक्टरों जैसे कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री के लिए इसे खतरा बताया है। पिटीशन में कहा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स पर
जीरो ड्यूटी लागू होने से एनिमल हस्बेंड्री और किसानों की जो आमदनी है वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर डील की पूरी जानकारी मांगी है और चेतावनी दी है कि डील अगर रद्द नहीं होती तो राज्य में आंदोलन और रेफरेंडम किया जाएगा। ભારત સરકારના અમેરિકા સાથેના જે ટ્રેડ ડીલ કરવામાં આવી છે આનાથી આવનારા દિવસોની અંદર ભારત દેશના ખેડૂતોને ઔદ્યોગિક કેટલાક ક્ષેત્રોની અંદર ખૂબ મોટું આર્થિક રીતે નુકસાન થશે। અહીંના ભારતના જે લોકો છે, ભારતના ખેડૂતો છે, જે ઔદ્યોગિક જે કામકાજ અર્થે જે લોકોના કામો ચાલી રહ્યા છે એ લોકોને પણ આર્થિક રીતે નુકસાન પહોંચશે, જેના વિરોધની અંદર આમ આદમી પાર્ટી આજે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ગુજરાતના ખેડૂતો સાથે ઉભા રહેવા માટે, ભારત દેશના ખેડૂતો સાથે ઉભા રહેવા માટે આજે આવેદનપત્ર દરેક જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને આપવામાં આવ્યું છે। भरूच से ये खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पिटीशन भेजकर अमेरिका और इंडिया के बीच हुई ट्रेड डील की पूरी जानकारी मांगी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और डायमंड सेक्टर पर खतरा बताया है आम आदमी पार्टी ने। भरूच से ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पिटीशन भेजकर अमेरिका और इंडिया के बीच हुई ट्रेड डील को रद्द करने की मांग की गई है। पार्टी ने इसे देश की सावर्निटी और अहम सेक्टरों जैसे एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री में खतरा बताया है। पिटीशन में कहा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी लागू होने से एनिमल हस्बेंड्री और किसानों की जो आमदनी है वो उसमें बुरा असर पड़ेगा, वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगी। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और डायमंड जैसे सेक्टरों में खतरा बताया है ट्रेड डील को। आम आदमी पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पिटीशन भेजी है। लगातार ये तस्वीरें हम आपको भरूच से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और डायमंड सेक्टर पर खतरा बताया है। इंडिया और अमेरिका जो ट्रेड डील हुई है उसके चलते आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सूरत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्क्रैप व्यापार के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गोयल परिवार के 4 सदस्यों को क्राइम ब्रांच को इको सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत में बताया गया है कि फरियादी नवनीत शराफ से 4 करोड़ 90 लाख रुपए लिए गए थे, लेकिन माल नहीं दिया गया है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया और दिल्ली में छिपकर बैठे हुए थे। गिरफ्तार आरोपी ने गोविंद गोपाल सत्यनारायण गोयल, सत्यनारायण धीरधारी लाल गोयल, उनकी पत्नी रंजना और रीसा गोविंद गोपाल गोयल शामिल हैं इस पर और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर पुलिस हर तरीके से जांच कर रही है और पता लगाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है कि और कितने लोग इनके साथ इस फ्रॉड में शामिल थे। ऐसी ही एक फरियाद एसडी फैशन की तरफ से हमको मिली थी। एसडी फैशन अपना जो बिजनेस है उसमें स्क्रैप का मटेरियल इंपोर्ट करा के वहाँ से स्क्रैप के मटेरियल को यहाँ इंडिया में ये लोग बेचने का काम करते थे और भारतीय फैशन के गोविंद गोयल और इनके जो डायरेक्टर्स हैं सत्यनारायण गोयल, रंजना गोयल, रीमा गोयल, ये गोविंद गोयल और इन्होंने एसडी फैशन का संपर्क किया था और उन्होंने स्क्रैप का मटेरियल सस्ते दर पे दुबई से और अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करके बेचने के लिए इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया था। इनिशियली जुलाई से लेके 2-3 महीने तक छोटा छोटा जो माल कंटेनर्स आता था उसका प्रॉपर टाइमली ये लोग स्क्रैप मटेरियल डिलीवर करते थे भारतीय फैशन और टाइमली पेमेंट एसडी फैशन करता था। बाद में विश्वास एक बार प्रतिपादित होने के बाद एसडी फैशन से कुल मिला के अलग अलग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट 4 करोड़ 90 लाख की कीमत के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किए भारतीय फैशन ने स्क्रैप मटेरियल इंपोर्ट करके देने के, और ये स्क्रैप मटेरियल कभी भी इन्होंने इंपोर्ट नहीं किया और कभी भी इसकी डिलीवरी एसडी फैशन को नहीं दिया
और ये ध्यान में आते ही एसडी फैशन ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का संपर्क किया और इस जो पूरी घटना है उसकी गंभीरता को ध्यान में लेते हुए चारों जो अक्यूज है, सत्यनारायण गोयल, रंजना गोयल, रीमा गोयल और गोविंद गोयल, चारों के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता की कलम 316, 5 और 61 के मुताबिक गुना दाखिल किया गया है। चारों अक्यूज को ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पे उनको अरेस्ट कर लिया गया है पकड़ के। इनकी फर्दर आगे रिमांड की कार्यवाही की जाएगी और इस केस में जो अक्यूज है सत्यनारायण गोयल और गोविंद गोयल, इनकी ज़्यादा पूछपरछ करने पर ये मालूम पड़ा है कि इनके खिलाफ गांधीधाम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में भी 406, 420 की एफआईआर 2021 में इसी तरह के स्क्रैप के मटेरियल के बिलिंग के बारे में चीटिंग का गुना दाखिल किया गया है। पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कर रहा है और मीडिया के द्वारा हम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर ऐसी किसी कंपनी ने आपके साथ भी चीटिंग किया और अगर ये सेम अक्यूज ने आपके साथ भी स्क्रैप के मटेरियल के इंपोर्ट के मामले में कोई चीटिंग करी हो तो आप आगे आइए और आपकी भी कंपनी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश विश्वकर्मा संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजेश, ये जो पूरी खबर सूरत से आ रही है कि गोयल परिवार के 4 सदस्य मिलकर करोड़ों की उन्होंने ठगी की है, क्या कुछ ये पूरा मामला था? राजेश, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? राजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। सूरत से ये खबर है, लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गोयल परिवार के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और उन पर करोड़ों की ठगी का वो आरोप लगा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश विश्वकर्मा संवाददाता। राजेश, ये जो सूरत से खबर आ रही है, ये पूरा एक परिवार के 4 सदस्य और करोड़ों की ठगी, क्या कुछ ये पूरा मामला था? जी अचल, ये एक स्क्रैप व्यापार के नाम पर जो है करोड़ों रुपए की एक धोखाधड़ी का जो है एक शिकायत जो है वेसू पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। उसी शिकायत के आधार पर जो है सूरत की क्राइम ब्रांच ने इकोसेल जो है एक बड़ी कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर करीबन 4,90,83,000 रुपए का जो है स्क्रैप का जो एडवांस है वो व्यापारी के पास से ले लिया गया था। और जब उसे स्क्रैप देने की बात आई तो जो आरोपी का परिवार है, जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये सभी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया और पैसे भी वापस नहीं किए। तो उस दौरान जो है शिकायतकर्ता ने सूरत की क्राइम ब्रांच में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर इकोसेल की जो इकोनॉमिक जो सेल है उन्होंने इसको ट्रैक किया और ये चारों जो आरोपी हैं ये पुलिस के डर से, क्योंकि पुलिस पहले इनको नोटिस दी थी, नोटिस पर यहाँ पर उनको हाजिर होना था, लेकिन ये जो आरोपी है वो हाजिर नहीं हुए और अब बच के जो है ये लोग पूरा परिवार जो है दिल्ली चले गए थे। उसी के आधार पर जो है इकोसेल की टीम जो है टेक्निकल के आधार पर जो है इनका सूचना मिली, उसके बाद जो है दिल्ली से इन चारों जो है आरोपी को गिरफ्तार किया। एक ही परिवार का ये गोयल परिवार है और इनके ऊपर काफी बड़ा भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा हुआ है। जी हाँ सर। राजेश, क्या इनका पुराना कोई ऐसा रिकॉर्ड है या पुराना ही कोई क्राइम रिकॉर्ड है इनका, या ये पहली बार इन्होंने पैसे का लालच देके ये फ्रॉड किया है? जी हाँ, चलिए पहले भी जो मुख्य जो आरोपी है आपको बता दें कि ये गुजरात के कच्छ में वहां पर उसके ऊपर एक 420 का जो मामला दर्ज है। इससे पहले भी ये इस तरह की जो है कहीं ना कहीं जो धोखाधड़ी कर चुका है। यही वजह है कि इसको जो है बड़े जल्द पैसे कमाने की लालच में इन्होंने जो ट्रेड जो हुआ था, जो इनके साथ जो लेन देन होना था, उसी मामले में जो है इनका जो है स्क्रैप का पूरा व्यापार था और व्यापारी को स्क्रैप देने के बहाने जो है इन्होंने एडवांस पैसा लिया था और उसी पैसे के बाद जो है जो स्क्रैप जब उनको नहीं पहुंचाया तो बाद में पैसे भी ना देना और स्क्रैप भी नहीं पहुंचाया। तो ये पूरे मामले को लेकर जो है कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता जो है नाराज था और यही वजह है कि उसने सूरत की क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक सेल में ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं सामने आया था। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
छतरपुर से अगली खबर आ रही है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड में लिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फरियादी और उनके परिवार के आधार कार्ड की जानकारी लेकर 60 लाख रुपए तकरीबन धोखाधड़ी की है और पहले गिरफ्तार आरोपी अंकुर श्रीराम कुशवाहा के आईडीबीआई बैंक अकाउंट से 24 लाख समथिंग रुपए जो है वो फर्जी ट्रांजैक्शन करके दिखाया था। पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत और साइबर कमिश्नर राघवेंद्र वसव के निर्देशन में साइबर क्राइम सेल ने डिजिटल फ्रॉड में बड़ी सफलता ये हासिल की है। गुजरात पुलिस की साइबर टीम अब अपराधियों के लिए चुनौती बन चुकी है। दो 2025 के एक डिजिटल अरेस्ट के गुना में जो 60 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ था, उस केस में हमने दूसरे आरोपी को पकड़ा है। जो पहला आरोपी था वो अकाउंट होल्डर था और उसने कमीशन के लिए अपना अकाउंट प्रतीक शुक्ला को दिया था। अभी हम जिसको पकड़ के लाए हैं वो प्रतीक शुक्ला है और वो हरियाणा में जो मुख्य गैंग है इंडिया से जो काम कर रही है उनके साथ जुड़ा हुआ है और आगे इस दिशा में तपास चालू है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जो अगली खबर है वो खामगांव से आ रही है। खामगांव नगर पालिका द्वारा बढ़ाए गए प्रॉपर्टी और वोटर टैक्स के खिलाफ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने विरोध जताया है। संगठन ने जिला अध्यक्ष गणेश भाऊ चौकसे ने 17 फरवरी 2026 को मुख्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर टैक्स वृद्धि रद्द करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर पालिका अधिनियम 1965 के तहत पुराने टैक्स के 40% से अधिक वृद्धि नहीं की जा सकती, लेकिन खामगांव में इसे बेतहाशा बढ़ाया गया है। वोटर टैक्स भी 1200 रुपए बढ़कर 1800 रुपए किया गया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर टैक्स नोटिस जलाकर आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली से अगली खबर आ रही है। एनसीआर में आज सुबह से ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी के कई इलाकों जैसे कि अक्षरधाम टेम्पल और कर्तव्य पाथ के जो आसपास हल्की बारिश और बूंदाबांदी दर्ज की गई है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद इसमें शामिल है और आज पीला जो येलो चेतावनी अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दोपहर के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और धूल भरी जो हवाएं हैं वो चल सकती हैं। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना जताई जा रही है, जिससे बीते दिनों की गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक ये बदलाव सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुआ है, जिसका असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।